नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। इस वक्त सीधे वॉर रूम से दुनिया के उस यूक्रेन की बातें हम आपको बताएंगे जहां पे युद्ध चल रहा है। क्या यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि संकेत साफ दिख रहे हैं। रूस की सेना ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ ओख्तरका में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े मिलिट्री बेस पर जोरदार हमला बोला। हमले में यह बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को तत्काल यूरोपीय यूनियन की सदस्यता देने की अपील की है, जिसमें वो उन्हें मान्यता मिल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज भारत के लिए भी यूक्रेन से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। खार्किव में हमले के दौरान एक भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई। 21 साल के नवीन सुपरमार्केट के बाहर खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी दौरान गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने कर्नाटक में नवीन के परिवार से बातचीत भी की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस चाहता क्या है, यह जंग किस तरफ जा रही है? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिन में यूक्रेन में बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। इन तमाम सवालों पर सबसे बड़े पैनल के साथ न्यूज़ 18 के वॉर रूम में होगी सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट। यूक्रेन में रूसी हमले का छठा दिन और ये युद्ध अब भीषण हो चुका है, जिसकी गवाही ये खौफनाक तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन के खार्किव में जोरदार धमाका हुआ और वहां आसपास भारी तबाही मच गई। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लगाया है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक झकझोर देने वाली खबर आई। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि खार्किव में हमले के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। दूसरी तरफ मोदी सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की वतन वापसी में जुटी हुई है। हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को तत्काल यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देने की अपील कर दी है। लेकिन रूस की सेना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से घेरा जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब रूस फाइनल अटैक के बेहद करीब है? इसी पर सबसे बड़े पैनल के साथ होगा बड़ा संवाद। क्या रण अब और भीषण होगा? तो दुनिया की तमाम रणनीति पे निगाहें रखने वाले इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। कौन कौन मेरे साथ इस वक्त है, सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करवा दें। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हैं, आरएसएन सिंह रक्षा विशेषज्ञ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है के सिन्हा। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार पूर्व राजनयिक, अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक, ये सभी आपको इस वक्त फ्रेम में दिख रहे हैं। और सभी एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि आज जो रुख रहा है, आज जो रूस का रुख रहा है, उससे क्या होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच हम सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ एक मैप प्ले किया जाए और मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे, इस वक्त समझाएंगे कि जो रूसी सैनिक है उसकी भूमिका क्या है। वो 9 शहर कौन कौन से हैं जिसको टारगेट पे रखा गया है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी सीधे सीधे, ये जो रूसी सैनिकों की भूमिका है, ये मैप में सर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये रूस और यहाँ पे ये टारगेट वाला एरिया, और सबसे ज्यादा ये कीव और सबसे ज्यादा खार्किव, इसको टारगेट किया गया। इसके मायने क्या है? आप जरा मैप के करीब आके हमारे दर्शकों को बताइए, अगर इसकी हेल्प ले। जी देखिए, जो खार्किव है ये पुरानी राजधानी है, यूक्रेन की पुरानी राजधानी है और बहुत बड़ा शहर है। और ये तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर है रशियन के बॉर्डर से। बेलग्राड एक जगह है, वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 62 किलोमीटर पड़ती है, जो कि वहाँ का मेन मिलिट्री बेस, वन ऑफ द बिग मिलिट्री बेस है। जो आप कीव की बात कर रहे हैं, कीव 150 किलोमीटर बेलारूस के बॉर्डर से पड़ता है। जो कीव की बात करते हैं, उसका जो दायरा है वो 60-65 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। और तकरीबन आप जब
सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आज सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस क्यू को चारों तरफ से घेरेबंदी कर ली गई और आज इसी को देखकर कहा जा रहा है कि अभी तो शाम, लेकिन रात तक वहां के समय अनुसार अभी वहां मूवमेंट उसी तरीके से चल रहा है और शायद कुछ बड़ा होने की आशंका जाहिर की जा रही है क्यू को लेकर। सर जी देखिए, कीव के ऊपर में अभी चारों तरफ से नहीं पड़ पाया है और अभी किया नहीं है। यहाँ से दो थ्रस्ट लाइन हम कहते हैं जो बेलारूस से आई है, एक नॉर्थ से आया, एक नॉर्थ वेस्ट से आया, जो आज 64 किलोमीटर का मॉर्निंग में, कल के मॉर्निंग में दिखाया था तकरीबन। ये जो मेन थ्रस्ट लाइन है और कीव शहर से ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर था, वो इतनी नजदीक नहीं आएंगे और वो चारों तरफ यहां आने के बाद फैन आउट होगा। जो मेन थ्रस्ट आती है ऐसे नहीं घुसेगी कीव यदि ये शहर है तो ऐसे नहीं घुसती। सर एक सैटेलाइट तस्वीर आज आपने भी देखी होगी जो क्यू के इर्द गिर्द, उसी तस्वीर को लेकर मैं पूछ रही थी कि ये जो ट्रुप्स का मूवमेंट है वो इसी तरफ मूव कर रहा है और आज सबसे ज्यादा जो टारगेट एरिया रहा वो क्यू और खार्किव और यहीं पे सबसे ज्यादा गोले बारूद दागे गए। सर जी जो खार्किव की तो जंग चल ही रही थी, इसकी मेन थ्रस्ट आई है वो अंदर घुसने की और शायद इसको बाईपास नहीं करना चाह रहे हैं, वो इसको पूरा का पूरा अंदर से आना चाह रहे हैं क्योंकि शायद खार्किव की बनावट ऐसी है। जो कीव की है वो नाइपर रिवर है यहाँ पर, नाइपर, जिसके अंदर में रोकने की चेष्टा करेंगे जो यहाँ के सैनिक हैं, क्योंकि नाइपर को क्रॉस करना एक रिवराइन टेरेन है, ब्रिजेस तो लॉन्च करना पड़ेगा और ब्रिज हेड बनाना, तो ऐसा नहीं होगा। वो ये इसको नाइपर को भी वो इनसर्कल करके इधर जाना चाहेंगे, साउथ, इधर जब नीचे साउथ की तरफ, यहाँ से वो पूरे इधर से आएंगे नॉर्थ वेस्ट से होते हुए। अभी वेस्ट की तरफ नहीं काटा है इन्होंने, दो तरफ से कीव खुला है और रशिया ने जानबूझकर छोड़ा है कि लोग निकल जाएं। एक वेस्ट जो पूरे पश्चिम की जो कहते हैं इस तरफ, और जो उत्तर से दक्षिण साउथ वेस्ट की तरफ, इस तरफ भी अभी खुला हुआ है ये। तो कीव को अभी तक मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से घेरेबंदी है, अभी घेराबंदी पूरा नहीं है। देखिए उसको घेराबंदी करने में मेरे अनुसार उसको और 48 आवर्स की जरूरत पड़ेगी, 48 घंटे मेरे अनुसार, जो हमारी क्योंकि बहुत बड़ा घेरा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस मैप के जरिए दी है जो कि हमारे दर्शक इस वक्त जानना भी चाहते थे। सर मैं चाहती हूं आप यहां आ जाइए, अब हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन को EU की सदस्यता मिलेगी। EU संसद में यूक्रेन की अर्जी मंजूर कर ली गई है। बीते 24 घंटे पहले यह अपील की थी किसने, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने। अब ये अर्जी मंजूर कर ली गई है, इसके मायने क्या है और इससे क्या यूक्रेन को फायदा मिल सकता है, ये सीधे हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे और ये समझेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी EU संसद से निकलकर सामने आ रही है। अशोक सज्जनहार सर, पूर्व राजनयिक है। सर मुझे आपसे सीधे ये पहलू समझना है कि बीते 24 घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये अपील और अब इस अर्जी को मंजूरी मिल चुकी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है आगे जो यूरोपियन यूनियन ने लिया है। आज पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, 24 घंटे में इन्होंने इसको पारित कर दिया है। देखिए ये वाले जो होते हैं बहुत देर लगती है इनको EU में, अगर उनको कैंडिडेट कंट्री भी जो बनाना होता है। अगर पिछली हम देखें तो क्रोएशिया बना था 2014 में मेरे विचार से EU का मेंबर, और उसकी मेंबरशिप में बातचीत करने में, जब उसने अप्लाई किया था और बातचीत वगैरह करने में 10 साल लग गए थे। टर्की ने तो करीब मेरे विचार से 20 साल हो गए हैं और अभी भी उसकी नेगोशिएशन वो ठीक चल नहीं रही है। तो मैं कहूंगा ये यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही बड़ा कदम लिया है और इससे अब देखना होगा जो राष्ट्रपति पुतिन इसके ऊपर कैसे उनका रिएक्शन कैसा होता है, वो तो समझेंगे। जो इसको भी उनके विरुद्ध ही ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि यूक्रेन तो बहुत समय से चाहता है जो EU का मेंबर भी बने और नेटो का मेंबर भी बने, परंतु अभी नेटो के बारे में तो कुछ बात नहीं हुई है। परंतु EU के मेंबर के बारे में एक 24 घंटे में अगर EU ने यह फैसला लिया है तो बहुत बड़ा फैसला है। मैं बहुत बड़ा फैसला है सर आपके मुताबिक। मैं सीधे PK सहगल जो कि रक्षा विशेषज्ञ उनके पास रुख करती हूँ। सर ये पश्चिमी देशों के प्रभाव को रोकने को लेकर ही ये तमाम कदम रूस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और आज का पूरा दिन जो गुजरा है वो तबाही की तरफ गुजरा है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन इसी बीच यूक्रेन से जो खबर निकलकर आती है इसको हम किस तरीके से देखें कि क्या EU में जाने के बाद रूस की बौखलाहट और भी बढ़ जानी है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि रशिया की जो बौखलाहट है और भी बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी।
लेकिन जब तक लड़ाई का ताल्लुक है इमीडिएटली कोई फायदा नहीं होने वाला। ईयू सिवाय मॉरल सपोर्ट के और सिपाही मिलिट्री इक्विपमेंट के इसके अलावा और कुछ नहीं भेज सकता। वो किसी हालत में इस समय अपने सैनिक जो है वो यूक्रेन में नहीं उतारेगा। अगर सैनिक उतारेगा तो ये बहुत बड़ा विश्व युद्ध में परिवर्तन हो सकता है। नेटो जो है साफ तौर पे कह चुका है, अमेरिका साफ तौर पे कह चुका है, अभी यूरोपियन यूनियन भी किसी भी हालत में, मेरे मुताबिक किसी भी हालत में अपने सैनिकों को नहीं उतारेगा, लेकिन हर प्रकार के सैन्य सामग्री देगा, उनको पैसा देगा। साथ ही साथ उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन ली है पिछले 24 घंटे में कि वो जितने भी कोई भी देश जो हैं जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं वो तमाम खर्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ये भी कल फैसला किया कि यूक्रेन को पहले तो केवल डिफेंसिव इक्विपमेंट दिया जा रहा था, एंटी टैंक मिसाइल दी जा रही थी, एयर टू ग्राउंड टू एयर मिसाइल दी, अभी लड़ाकू जहाज भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा कि ये लड़ाकू जहाज उड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि जो जहाँ से भी उड़ेंगे वेस्टर्न यूक्रेन में रशिया उनको बैलिस्टिक मिसाइल से उन एयरफील्ड्स को बर्बाद कर देगा। ऐसे में उन जहाज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि उनको फाइटर जेट्स भी अभी से देना शुरू कर देंगे। सर मैं आती हूँ आपके पास के सिन्हा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर मुझे आपसे भी यही पहलू समझना है। युद्ध के 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन में एक गुजरते हर दिन हम देख रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। सबसे ज्यादा नुकसान इस बीच किसी का हो रहा है, चाहे जितनी भी मदद की बातें की जाए, यूक्रेन को हो रहा है। अब कल जो बातचीत हुई थी तो बातचीत से उम्मीद बनी कि शायद शांति की तरफ ये दोनों देश बढ़े, लेकिन आज रूस के तेवर को देखकर, उसके रुख को देखकर बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब तो हमला और तेज हो चुका है और अगला 48 घंटा 24 घंटा तो भारी पड़ने वाला है यूक्रेन पे। सर बहुत सही आप बता रही हैं। देखिए पूरा जद्दोजहद जो चल रहा है, रूस इसलिए आया है, वो कहता है कि यूएन का विस्तार ना करें। आप यूएन के, आप जितने भी नाटो देश हैं उसके तरफ, सॉरी यूएन का नहीं, नाटो की आप ना झुकें और आप न्यूट्रल रहें। आप क्योंकि ये पुराना रशिया का ही एक एलाई होता था, उनका ही एक रिपब्लिक था ये। मगर ये बातें चली हैं 2004 के बाद, जब 3 बाल्टिक स्टेट ने ज्वाइन किया और ये 2012 में इसको नाटो ने बोला कि आप ज्वाइन करो नाटो, हम करेंगे। उस समय से जद्दोजहद चल रही है। आज इतना समय बीत गया मगर नाटो ने ज्वाइन नहीं, अपने फोर्स नहीं भेजेंगे, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, साजो सामान भेजेंगे, आप बच्चों को मार दो। और एक पपेट गवर्नमेंट ला करके उन्होंने ये चीज, जो देखिए अभी इतनी जंगें चल रही हैं मगर यूएई ज्वाइन करना है तो, और वहां के लोगों को ये आपने बोल रहे हैं ये लोग कि 16 साल से लेकर के 65 इयर्स के लोग नहीं छोड़ सकते ये कंट्री को, मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तो ये क्या है, ये तो आने वाले समय में जब हम विश्लेषण करेंगे, जब वॉर का समय खत्म होगा। और पुतिन साहब का ये मानना है कि आप नहीं, और दोनों की देखिए ये मूछों की लड़ाई, ईगो की लड़ाई, जियो स्ट्रैटेजिक जो जद्दोजहद की लड़ाई, दो बैलेंसिंग ऑफ पावर की लड़ाई, इसमें जाने जा रही हैं इनोसेंट पीपल। वो चेस बोर्ड बन गया है और उसको खेलने वाले बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। और ये बाहर के लोग कौन है? पश्चिमी देश हैं। ये भी सीधे सीधे आरोप रूस लगा रहा। के सिन्हा सर से कमेंट हम ले चुके हैं। सुरेंद्र कुमार पूर्व राजनयिक है। सर मुझे आपसे भी ये पहलू समझना है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के ये कौन फायर कर रहा है? पश्चिमी देश। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का। अगर रूस को नुकसान भी पहुंच रहा है तो चंद सैनिक मारे जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सरजमी का इस्तेमाल किसका हो रहा है? यूक्रेन का। लेकिन जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है उसको देखकर लगता है कि कोई आसार है आने वाले 1 से 2 दिन में, अगले 48 घंटे में कुछ संभव है शांति बहाल हो सके? देखिए युद्ध अभी और गहरा होगा और घमासान होगा और खून खराबा होगा। अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, शांति इतनी जल्दी आने की कोई उम्मीद नहीं है। पर आप ये मान के चलिए कि इतना भी पुतिन कर रहे हैं, अभी आपके चैनल दिखा रहे हैं 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक उनके काफिले आ रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं, वो सब ठीक है। पर आप एक देखिए कि पिछले 4 दिन के अंदर विश्व में जिस तरह की सैंक्शन लगाई हैं उसका पूरा इफेक्ट जो है रशिया के ऊपर पड़ने लगेगा। सारी बैंक में पैसा नहीं निकाल सकते, उनके हवाई जहाज कहीं नहीं उड़ सकते। आप देखिए BP ने वहां पे बाहर निकल गए, शेल बाहर निकल गया, हमारा IOC भी वहां पर नहीं करना चाहते। अभी आप पेपर पर SBI तक ट्रांजेक्शन नहीं कर। इस तरह की सारी जो सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं उनका इफेक्ट इंस्टेंट कॉपी तरह नहीं आता। आप 1-2 महीने देखिए,
इसका इफेक्ट बहुत खराब होगा। और उधर देखिए कि रक्षा में पहले कभी ऐसा नहीं होता था, अब खबरें आ रही कि 6,000 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 8,000 पता नहीं कितने लोग, पर फैक्ट है आप खुलेआम सड़कों पे आकर के रूस में लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। रूस में पहले कभी ऐसा होता नहीं था। अब ये मानना पड़ेगा कि सैंक्शंस में केवल पुतिन गवर्नमेंट की नहीं, इनके ओलिगार्क जो बिलियनर्स हैं उनकी बिजनेस खत्म हो रही है, वो सब हो रहे हैं। तो ये मान के बहुत से लोग विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये इस तरह की ये असंतोष बढ़ता रहा तो रूस में अंदरूनी पॉलिटिकल टर्मोइल आ सकता है। ये मान के नहीं चलना चाहिए कि सभी लोग जो है पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो लोग बिलियनर बन गए हैं, उनकी बिजनेस खत्म हो रही है, जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ये हालत आ सकती है कि 4-6 महीने में कि अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल में मिस्टर पुतिन के खिलाफ लोग कुछ खड़े हों। ये अभी जो है लगता नहीं, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। आज तक इतनी जल्दी इतनी गहरी सैंक्शन कभी नहीं लगाए गए। आप देखिए कहीं नहीं जा सकते, अभी और भी बढ़ेंगी। ये हालत आ गई कि खुद वो कहीं नहीं जा पाएंगे, उनका फॉरेन मिनिस्टर कहीं नहीं जा पाएगा, उनके ओलिगार्क कहीं नहीं जा पाएंगे, उनकी जो है ऑयल बेचने की मुश्किल हो जाएगी। इसमें केवल एक ही कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, करती रहेगी शायद आगे भी, वो चाहे चीन है। तो चीन भी देखें, उन्होंने जो एक्सटेंशन किया है उससे संकेत मिलता है कि चीन एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। चीन का सबसे बड़ा ट्रेड बिजनेस किसके साथ है? यूएसए के साथ है, यूके साथ है। वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चीन का यूएसए है। उनका इकोनॉमिक कंटेंट इतना गहरा है कि वो जो है पूरा इनके घमासान युद्ध में सपोर्ट करते रहेंगे दूर तक। ये मान के चलना गलत होगा। मैं समझता हूं कि ये यू वाला कदम हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका संकेत जो है पुतिन पे कुछ होना चाहिए कि उनको सीरियस होना चाहिए कि इस कदम को चलते चलते यदि 1-2 महीने में, लगता नहीं ऐसा होगा, जब नेटो मेंबर सिर्फ देने की ये बात चले बिल्कुल तो सर, मैं आपके पास आती हूँ। बहुत बड़ी बात कही है और विस्तार से आपने समझाया है और व्यापार के लिहाज से समझाया, लेकिन इस बीच हम फिर चाहेंगे कि अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें भी दिखाएं, वो तबाही की वो तस्वीरें दिखाएं जिसकी कोशिश में रूस है, और क्या वो पीछे हटेगा, ये सवाल सबके जहन में है। वॉर रूम से सीधे मैं अपने दर्शकों को बड़ी न्यूज और बड़ी तस्वीर इस वक्त हम बता रहे हैं कि दुनिया की निगाहें अगर यूक्रेन पे है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीते कुछ दशकों में, बीते कुछ सालों में हमने ऐसी तस्वीर, ऐसी भयावह तस्वीर बिल्कुल नहीं देखी है। आरएसएन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जो पश्चिमी देशों की कोशिश है, जो सर अभी बता भी रहे थे व्यापार के लिहाज से, कि चीन भी किस हद तक आके सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन ताकतवर मुल्कों की सच्चाई बिजनेस है, और बिजनेस पे अगर रूस के भी प्रभाव पड़ता है, अगर वहां असर पड़ता है, तो क्या बैकफुट पे आने की स्थिति में रूस होगा, पुतिन होंगे? क्या ये युद्ध रुकेगा? ये आपका सवाल, क्या युद्ध रुकेगा, तो हम समझते हैं कि जो उद्देश्य है रशिया का वो है रिजीम चेंज। आज वहाँ के जेलेंस्की आज पद को छोड़ दें तो रूसी जो ताकतें हैं उनका यही उद्देश्य होगा कि अपने किसी पपेट को वहाँ पे बिठाएं और बिठा के उसके बाद अपने तरीके से देश को चलाएं। अगर वो ऐसा करते हैं और या इसमें कामयाब होते हैं तो उसके बाद क्या वो पपेट वहाँ के लोगों को मंजूर होगा? क्योंकि 71% जो यूक्रेन की जो जनता जो है वो इनके रशियंस के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये क्या गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहेगा? और अगर आपने पपेट को बिठाया, रिजीम चेंज कर भी दिया, तो उसकी सुरक्षा के लिए तो रशियन ट्रुप्स को वहाँ पे रहना पड़ेगा। तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि ये देश पूरा बिल्कुल इनके काबू में नहीं आ जाता है पॉलिटिकली। तो ये एक लंबे तरह का युद्ध चलेगा। ये सब विश्लेषण अपनी जगह पे ठीक है कि 4 दिन में घेराबंदी हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी एक पीरियड होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो मैं आपको बता दूं कि ये जंग यूक्रेन और को नाटो में आना नहीं आना उसके बारे में नहीं थी। ये जंग थी जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर जो सबसे क्रिटिकल मेंबर है नाटो का वो है जर्मनी, और उसका वो अगर जिस तरह से आपको मालूम है 50% जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 45 to 50% यूरोप की वो आती है रशिया से,
और इसी कारण में इसका ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए सीरिया में वॉर हुआ, उसमें भी रशियन शामिल है। जो ये आर्मेनिया अजरबैजान में हुआ, उसमें भी रशियंस का रोल रहा है। और ये तीसरी लड़ाई है ये इसके लिए। अब आज का आप ये अभी फिलहाल स्टेटमेंट देख लीजिए जर्मनी का उन्होंने कह दिया कि भाई हम अब हम फिर से मिलिटराइज करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अब एनर्जी नीड्स अपने रशिया से घटा देंगे। अमेरिका यही चाहता था। तो अमेरिका जो आप बिडेन का स्टेटमेंट्स बड़े गो इन बिटवीन द लाइंस। इस बिडेन वो क्या नाखुश है एक्चुअली। इस वक्त बड़ी खबर क्यू के और करीब पहुंची रूसी सेना, बेहद करीब। टैंकों का काफिला क्यू की ओर बढ़ चुका है। तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें आज सुबह से ही निकलकर सामने आ रही है और गोले बारूद किस तरीके से दागे जा रहे हैं पूरे रिहायशी इलाके में। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और क्यू के बेहद करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है। टैंकों का काफिला, जो कि सुबह से तस्वीरें आप सभी के पास, वो तस्वीरें अब ये संकेत दे रही है कि बहुत ही करीब राजधानी की, इसको लेकर टारगेट ये है कि तख्ता पलट की कोशिश, इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी वक्त लग सकता है। यूक्रेनी सेना भी उस तरीके से मुस्तैद है और जो दायरा है, जिस तरीके से ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके लिहाज से अभी वक्त लगेगा, लेकिन बेहद करीब। आज रात बड़े हमले का अलर्ट क्यू को लेकर, और आज 9 ऐसे शहर हैं जिसको लेकर यूक्रेनी सेना ने अलर्ट पे डाला इन शहरों को और कहा कि यहां हवाई हमले हो सकते हैं। लेकिन टैंकों का जो काफिला है वो बेहद करीब पहुंच चुका है क्यू के। और सीधे मैं एक्सपर्ट्स के पास ही पहुंचती हूँ। अशोक सज्जनहार सर, पूर्व राजनयिक सर, ये टैंकों का काफिला बेहद करीब पहुंच रहा है और आज रात बड़े हमले के अलर्ट मिल रहे हैं। यानी जो आने वाला वक्त है वो खतरे से खाली नहीं है। बीते 6 दिन से ज्यादा भयावह तस्वीरें आएगी शायद। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ऐसा लगता है, जब राष्ट्रपति पुतिन ने हमला बोला 24 तारीख को, तो बहुत जो देख रहे थे, और राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही सोचा होगा, जो बहुत जल्दी वो ढह जाएगा, यूक्रेन ढह जाएगा, उसका जो रेजिस्टेंस है, जो संघर्ष करने की शक्ति है, वो बहुत कम है। वो इतना ज्यादा उसके रूस के सैनिकों के विरुद्ध, रूस का जो असला है और मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट है, उसके विरुद्ध वो ठहर नहीं पाएगा। क्योंकि पहले ही रूस ने वहां पर जो भी एयरफील्ड थी सबको ध्वस्त कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। वहां उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। जो और इनके आर्मी इंस्टॉलेशंस थे, हवाई जहाज थे, सबको उन्होंने शुरू में ही खत्म कर दिया। तो जिससे पूरा उनका एयर डोमिनेशन बना हुआ है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं, चाहे कीव हो, खेर्सोन हो, खार्किव हो, जैसे चाहते हैं उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो आते जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है यूक्रेन ने, और काफी उनके जो टैंक हैं और हवाई जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी उन्होंने उड़ाया है। परंतु ये जो पहले उस राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा होगा, जो 1-2 दिन में ब्लिट्जक्रीग करके तीनों तरफ से अपने जो फौजें हैं, फोर्सेस हैं, वो लगाकर इसको एकदम हम खत्म कर देंगे और इसको अपने नीचे ले आएंगे, यूक्रेन को पूरी तरीके से परास्त कर देंगे, तो वो नहीं हुआ है। और इसीलिए ये थोड़ा सा मेरे विचार से धक्का लगा होगा राष्ट्रपति पुतिन को भी। और इसीलिए उन्होंने अब जो आपने दिखाया है ये 40 मील लंबा काफिला, 64 किलोमीटर लंबा काफिला, जिसमें सभी कुछ टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स वगैरह वगैरह वो सभी कुछ ला रहे हैं, जिससे कि एक बड़ा हमला किया जाए कीव के ऊपर। और कीव अगर गिर जाता है, कीव अगर नष्ट हो जाता है, उनके हाथ में आ जाता है, तो जैसे वो सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मिनिमम है राष्ट्रपति पुतिन के लिए और रूस के लिए, जो मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है, वो है रेजिम चेंज। वो है राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अपने पद से हटाना, वहां पर कोई ऐसे राष्ट्रपति को वहां पर इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल करना, जो कि रूस की तरफ उसका झुकाव हो, रूस की तरफ लगाव हो, और जो पश्चिम से नहीं अपने नाते इतने ज्यादा बढ़ाए, और नेटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्यता तो बिल्कुल ही वो त्याग दे, उसका सोच भी खत्म कर दे, और यूरोप के साथ अपने संबंध बढ़ाए। तो ये मेरे विचार से उनका गेम प्लान है। और दूसरी चीज थी जो वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, जो रूस अब एक बहुत ही विश्व शक्ति बन गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। आज का रूस 1990 का रूस नहीं है, परंतु उसमें मेरे विचार से थोड़ा उनके जो मंसूबे थे उस पर धक्का लगा है। क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल एकदम हीरो बनकर उभरे हैं। बिल्कुल ही जिस प्रकार का उन्होंने
नेतृत्व दिखाया है, उससे उन्होंने न केवल अपने देशवासियों को और अपने लोगों को प्रेरित किया है, परंतु पूरी दुनिया में उनका बहुत प्रेरणा दी गई है। क्योंकि आपको मालूम है, जो जब राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा जो हम आपको वहां से इवैक्यूएट कराते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे फ्री राइड नहीं चाहिए, मुझे एमिनेशन चाहिए जिससे कि मैं लड़ाई कर सकूं। तो इसी से लेकर जो सारे यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, जापान है, वो सब एकजुट हो गए। जी सर, मैं आपके पास आती हूँ। के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 6 दिन में हमें ये तो समझ में बिल्कुल आ चुका है कि किसी भी सूरत में यूक्रेनी राष्ट्रपति पीछे नहीं हटने वाले हैं। सादे पेपर पे वो दस्तखत नहीं करने वाले हैं कि हम आपकी शर्तों को मानते हैं, ये नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये क्यू को लेकर जो प्लानिंग चल रही है या पूरे यूक्रेन को लेकर जो रूस की प्लानिंग चल रही है, उसको भी अब मालूम चल चुका है कि इतनी आसानी से वो नहीं यूक्रेन जीत सकता है। वो किसी भी सूरत में तख्ता पलट अभी आने वाले दिनों में तो नहीं कर सकता। देखिए, जैसे मिलिट्री माइंड यदि पुतिन का मैं पढ़ता हूँ, तो पुतिन ने वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर में काम करते हैं और उनकी जितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं 3 महीने की एक्सरसाइजेज, तो उनके एक्सरसाइजेज 20 दिन, 15 दिन, टर्मिनेशन 22 दिन के ऊपर उन्होंने किया है अपनी एक्सरसाइज। तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे वर्क यहाँ होगा और सब चीज़ वार गेम की होगी कि नाटो आ सकते हैं, नाटो के सारे देश आ सकते हैं। अमेरिका ने तो ऐसा नहीं कहा था, उसने कह रहा था कि हम बूट ऑन ग्राउंड भेजेंगे। वो यूके के कहते थे कि हम भेजेंगे आपको मदद, फिक्र ना करो। मगर चीजें जब बदली, जब एक्चुअली उनको लगा कि इन्वेड हो रहा है, होता है स्ट्रेटजी की तरफ। और मेरा भी ये मानना है कि वो चाहते हैं कि आप रशिया को यहां फंसाएं, क्योंकि देखिए ऐसा मानना था कि, और ये बहुत सारे यूरोपियन देश का मानना है कि रशिया का भी एक योगदान रहे पूरे यूरोप में और यूरो एशिया के बीच में। वो ऐसा मानते हैं। वार्सो खत्म हुआ, CSTO आ रहा है, कोई नहीं बात करता, एक CSTO आ रहा है, तो ऐसा विचार था। मगर वो कहीं शायद धाराशायी हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला और वो गैम्बल नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि किसी तरह हम पपट की बात करते हैं। 2013 में ही पपट वहां पर गवर्नमेंट आई थी, पहले रशियन पपट थी, उनको निकाल करके एक पपट लाए। 19 में जो आए हैं, ये चुन के आए हैं, इनको 71% वोट के साथ जीते हुए हैं। मगर बात यह है, आज के दिन में पूरा यूक्रेन 2 भागों में बटा है। वो लोग अभी बात करना शुरू कर दिए हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। तो वेस्टर्नाइज जो हो गए हैं वो कहते हैं, और पूरे विश्व में बातचीत हो रही है, यहाँ के हमारे टीवियों में नहीं चल रहा है, वो कहते हैं ब्लॉन्ड वाइट्स एंड दे आर क्रिश्चियंस। तो ये रिफ्यूजीज नहीं है, ये रिफ्यूजी नहीं हो सकते, ये अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये कोई आपके इराक के लोग नहीं हैं, ये कोई सीरिया के लोग नहीं हैं, दे आर एजुकेटेड पीपल। तो ये जो लड़ाई है, देखिए पूरा विश्व अभी ट्राई कर रहा है, रशिया ऐसा कोई नहीं, वो एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने का ऐसा था, बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मगर फिर से अमेरिका अलोंग विद जो भी आप नाटो कह लीजिए, कह लीजिए, क्योंकि नाटो का विस्तार वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। जब क्वाड बना तो वो हमारे को भी बोल रहे थे कि क्वाड प्लस आए। क्वाड प्लस में कौन आना चाहता है? वो नाटो को देश को लाना चाहते थे, मगर इंडिया ने भी नहीं किया। तब उन्होंने ऑकस बना लिया, एक ऑकस में 3 वो ले आए, ऑस्ट्रेलिया को, यूके आ गया, फ्रांस को भगा दिया और इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी समीक्षा है। अभी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, बिल्कुल किसी को कह देना कि ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने कुछ भी कहना कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जिंजरिंग चले, इसमें आप हमारा रोल कहीं भी नहीं। अभी हमने बैलेंसिंग किया हुआ है, चाइना ने बैलेंसिंग किया हुआ, हम अब्सटेन कर रहे हैं ना। कभी नहीं हुआ 40 साल में, ये समझें पहली बार 6 देशों ने खुल करके उनके साथ दिया और 13 देश उसको अब्सटेन कर रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं, यूएन में बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने उसको, तो खेमों में बांटना और कोई एक खेमा लेकर चले और पूरा विश्व उसको करता रहे, ये भी गलत होगा। ये तो बड़े कैनवास पे जाके हम समझ रहे हैं कि दुनिया के नक्शे पे क्या कुछ बदलाव और क्या करने की कोशिश है। लेकिन सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजनयिक सर, मुझे आपसे ये जानना है इस वक्त, क्योंकि लोगों को जो आम समझ है बस उसको इतना समझना है कि ये युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए 2 सूरत बनती है, या तो यूक्रेनी राष्ट्रपति झुक जाएं या
पुतिन झुक जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन हादसों की तस्वीरों से वो डर जाए, इन बर्बादी की, तबाही की तस्वीरों से वो डर जाए। क्या रूस के पास ऐसा कुछ है जिससे वो डरे, जिससे वो बैकफुट पे आए? देखिए, आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ। पर जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति, वहां की जनता एक चिर विस्मरणीय इतिहास रच रहे हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ, प्रेसिडेंट प्लेन में बैठ के बाहर चले गए। आपने देखा 3 दिन के अंदर पूरा उनका फौज खत्म हो गया, तालिबान आ गए। यहाँ पे एक राष्ट्रपति जो कॉमेडियन थे, बाहर जाके सड़क पर जाकर के फौज के साथ खड़े होकर भाषण देते हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जो इंस्पायरिंग उन्होंने लीडरशिप दी है, एक बेमिसाल जो है एग्जाम्पल है, जिससे वो हार भले ही जाए, पर मैं समझता हूँ यूक्रेन के लोग अंतिम तक चलेंगे। उनका उद्देश्य ये होने, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक जगह जगह से जो वेस्टर्न कंट्री यूएसए जिसमें लीड कर रहा है, जो प्लान बना रहे हैं, ये किसी तरह से यूक्रेन इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकता है 1 महीने 1.5 महीने तब तक। जितनी भी सैंक्शन लग रहे हैं, जितने मेजर्स लग रहे हैं, उसका इफेक्ट होने लगेगा, उसका इम्पैक्ट पुतिन पर होने लगेगा। पुतिन, मैं समझता हूँ पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, और अभी नहीं तो 6 महीने बाद रियलाइज करेंगे कि ये उन्होंने, वो इंग्लिश में कहता नहीं है, यू हैव बिटन मोर देन यू कैन च्यू, इतना मुंह मार के खा लिया आप, उसका पचा नहीं सकते, अंदर नहीं कर सकते। ये पुतिन का जो तरीका करने का, उनकी ग्रीवेंसेज लेजिटिमेट हैं। जिस तरह से नेटो एक्सपेंस करता रहा ईस्टवर्ड, उनको पास तक चले आए। आप देख 14 कंट्रीज को उन्होंने पिछले 15-16 साल में मेंबरशिप दे दी, ये सब लेजिटिमेट हैं। इसको जब नहीं करना चाहिए था, उनके ऑब्जेक्शन को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। पर जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट देश को इन्वेट किया है, इससे पूरे वर्ल्ड में रशिया की छवि बहुत खराब हुई है। सारी वेस्टर्न कंट्री, आजकल वो जमाना आ गया है कि आप घर में बैठे ही एक कंट्री को डिमोलाइज कर सकते हैं। अभी 6 महीने का रूस की बात हो रही थी, वो इतनी महाशक्ति नहीं है। महाशक्ति क्या है? उनका केवल डिफेंस है, न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑयल एंड गैस है, उसके पास क्या है? और कुछ भी नहीं है। आप देखिए टोटल जीडीपी क्या है रशिया की, कितनी जीडीपी है आप देखिए। आप जो है सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, रूस की यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है रूस की तरफ से। कीव में है खुफिया विभाग का दफ्तर और इस ठिकाने को ध्वस्त करने की कोशिश में है आज रूस की यूक्रेन को ये बहुत बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को सीधे सीधे उड़ाने की धमकी इस वक्त दी गई है। कीव में है खुफिया विभाग और आज ही 70 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था रूस ने और सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। और सबसे ज्यादा फोकस अगर रूस का कीव पे है तो इसीलिए क्योंकि कीव से ही पूरा यूक्रेन अभी युद्ध की स्थिति में भी कंट्रोल हो रहा है और यही वजह है कि टारगेट पे है कीव। नागरिकों को वहां से हटने के लिए कह दिया है क्योंकि वो खुफिया ठिकानों को ध्वस्त करेगा, ये कहना है इस वक्त धमकी के तौर पे, चेतावनी के तौर पे किसका? रूस का। खुफिया विभाग का दफ्तर कहां पे है? कीव में है और इसी दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है रूस की तरफ से। हालांकि इस बीच उसने ये कहा है कि नागरिक यहां से हट जाए। खतरनाक हथियारों से हमले की धमकी दी गई है रूस की यूक्रेन को। इस वक्त की सबसे बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है और हम आपको पहले भी बताते रहे, अपडेट करते रहे हैं कि ये बड़ा कुछ करने वाला है और आज की रात बहुत भारी है। अगला जो 24 घंटा है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को लेकर आने वाला है क्योंकि यूक्रेन के पास अब क्या क्या विकल्प है अब आपके सामने है। भले ही सैन्य मदद की जा रही है, हथियारों से मदद की जा रही है, लेकिन रूस सिर्फ मदद के भरोसे नहीं बैठा है बल्कि वो खुद इतना संपन्न है सैन्य से, हथियारों से, कि वो खुद आकर एक्शन कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस की यूक्रेन को इस वक्त सबसे बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है और ये खुफिया ठिकानों का दफ्तर है कीव में और कीव को लेकर ये कहा है कि जो आम नागरिक है वो सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाए। वॉर रूम से इस वक्त बड़ी न्यूज, बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। अगला जो 24 घंटा है, जो आज की रात है, वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है। किसके ऊपर? यूक्रेनियों के ऊपर, यूक्रेनी नागरिकों के ऊपर। भले ही वो कहे कि हम सिर्फ खुफिया दफ्तर पे ही बॉम्ब गिराएंगे, हवाई हमला करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी जद में, युद्ध की जद में जो आएगा उसकी जान जाएगी, उसकी जान पे बनेगी। यही वजह है कि आज पूरे दिन 9 शहरों को अलर्ट किया गया था, 9 इलाकों को कि रूस हवाई हमले कर सकता है। मैं इस वक्त सीधे एक्सपर्ट्स के पास पहुंचती हूँ। पीके सहगल सर रक्षा विशेषज्ञ है। पीके सहगल सर,
ये जो इस वक्त सबसे बड़ी धमकी दे रहा है वो कि खुफिया विभाग के दफ्तर को हम ध्वस्त करेंगे, वो ये प्रेशर ही है या स्टेप वाइज वो आगे बढ़ा है कि अभी भी यूक्रेन झुक जाए? देखो, उसको इस दफ्तर को हमला कर लेने दो, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो खुफिया एजेंसी है, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड इनटू अनदर प्लेस। अगर उनको लगता है कि वो प्रेसिडेंट को पकड़ लेंगे, वो भी गलत फहमी है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम अनदर प्लेस, वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड थी, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड। अगर कल कीव गिर भी जाता है तो रशिया को कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वो समझता है कि कीव को पकड़ लेने से, खार्किव पकड़ लेने से उन्होंने बड़ा कब्जा कर दिया है या बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोर कर दिया है, वो उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जारी रहेगी। और जैसे जैसे उन्होंने वहाँ पे कम से कम 1100 से 1200 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अभी तक बर्बाद किया है, उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद किया है, उनके वेपन सिस्टम को बर्बाद किया है, एयर डिफेंसेस को बर्बाद किया है, लेकिन उनके लोगों का मनोबल नहीं बर्बाद कर सके, उनकी स्पिरिट नहीं बर्बाद कर सके, उनके पेट्रियोटिज्म को नहीं बर्बाद कर सके, उनका पेट्रियोटिक फर्वर को नहीं बर्बाद कर सके। आज पूरे के पूरे यूक्रेन के जो लोग हैं एकजुट होकर अपने प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हैं। वो कहते हैं हम मर मिटेंगे लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अगर जो नेगोशिएशन भी हुई थी उसमें आपने देखा था, उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीज फायर, विड्रॉल ऑफ ऑल रशियन ट्रूप्स इंक्लूडिंग फ्रॉम क्रिमिया, जो 2014 में किया था। सो यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनका रुख साफ है। इस समय उनको हमला करने से कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड। बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर वो वहीं बैठे हों। जब तक उनको साफ तौर पे लगता है कि रूस का बड़ा हमला होगा और उसकी कोशिश होगी कि खुफिया एजेंसी को उड़ाया जाए, उनकी कोशिश होगी प्रेसिडेंट को पकड़ लिया जाए जिंदा या उसको मार दिया जाए, डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ दिया जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। दे हिट ओनली थिन एयर, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड एंड गॉन इनटू सेफर प्लेसेस। सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस बीच तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए ये अलग अलग इलाकों की क्या स्थिति बना दी गई है। वॉर रूम से हम सीधे अपने दर्शकों को इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं कि युद्ध के हालत में जी रहा यूक्रेन अब किस स्थिति में है। अब जो रूसी सैनिक कदम बढ़ा रहे थे वो कहां तक पहुंचे, वो क्यों के कितने करीब पहुंच चुके हैं, और अगला 24 घंटा जो हम बता रहे हैं कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज में यूक्रेन इस वक्त है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस की प्लानिंग उस तरीके से है, बार बार धमकी देना ही नहीं बल्कि वो एक्शन कर रहा है। और एक्शन की तमाम तस्वीरें एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देखिए हर शहर जल रहा है और अब तो लोगों की जाने जा रही है। ये भले ही दिखावा रूस करे कि हम आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाए, लेकिन ये दिखावा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। RSN सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी तक युद्ध के इतिहास के पन्ने जब हम पलटते थे तो सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि कई युद्ध हौसले से लड़ा जाता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पे इस वक्त बड़ी खबर। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, खार्किव में 10 लोगों की मौत इस वक्त हो चुकी है। रूसी हमले में 10 लोगों की जान गई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, बम बारूद गोले बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खार्किव में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी की लेटेस्ट जानकारी, ताजा खबर, और ये ताजा तस्वीरें मेरी टीवी स्क्रीन पर होगी जो अलग अलग जगहों के कैसे टारगेट कर रहे हैं, कैसे वहां पे बम बरसाए जा रहे हैं, हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है। और कीव और खार्किव तो वो टारगेट है जो सुबह से हम दसियों खबरें इस तरीके की बता चुके हैं कि गोले बारूद दागे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां सैन्य ठिकाना है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको टारगेट पे लिया जा रहा है। दोपहर होते होते तक ऐसी खबरें आ गई थी कि 70 लोग जहां पे थे, 70 सैनिक, उस सैन्य ठिकाने को ध्वस्त किया गया। और अभी के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। RSN सिंह सर, ये जो एक एक करके बड़ी खबरें आ रही है जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 24 घंटा बहुत क्रूशियल है, लेकिन इन सबके बीच सच्चाई ये है कि युद्ध हौसले से यूक्रेन अपने लड़ रहा है। ये और बात है कि मदद के लिए आगे पश्चिमी देश आ चुके हैं, लेकिन हौसले से ये युद्ध कब तक लड़ा जा सकता है? सर, मैं आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्यू में अभी बहुत बुरा होने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्यू पर यूएस अधिकारी का बड़ा दावा, क्यू में अभी बहुत बुरा कुछ होने वाला है। मिसाइल अटैक की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूएस अधिकारी का यह दावा है कि बहुत बुरा होने वाला है। और यूएस की तरफ से ही यह कहा गया था कि शायद आज पूरा दिन, आज की रात और आने वाला 24 घंटा खतरे से खाली नहीं है। जो कुछ हो चुका है, जो मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, जो गोले बारूद बरसाए जा चुके हैं, उससे कुछ अलग करने वाला है क्यू में इस वक्त रूस। और यूएस अधिकारी का इस वक्त बड़ा दावा,
सीधे सीधे आरएसएन सिंह सर, मुझे आपसे यही समझना है कि अगला 24 घंटा इतना क्रूशियल क्यों है? तो नहीं, अगला 24 घंटा इसलिए क्रूशियल है कि कि वो कब तख्ता पलट हो उसका दुनिया समझ रही है कि वो वक्त कितना नजदीक है, इसलिए है। लेकिन एक बात बता दें कि ये क्रीमिया को जब कब्जा किया तब इतनी बहस क्यों नहीं हुई? और ये बताइए कि ठीक है, आप जो हथियार जो असला आ रहा है बाहर से वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए है, कोई टैंक्स और जहाज नहीं भेजे जा रही यूक्रेन को। और जो ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन्स जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए हैं, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रशियन पॉपुलेशन है, क्या यूक्रेन की सेंट्रल सरकार अभी उसको वापस लेने के उसमें है, वो स्थिति में है, वो ले पाएगी? तो थोड़े ये सब तथ्य ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों के मैं सोच रहा हूँ कि किस सिंपल सीधे साधे, देखिए, मैं अगर पुतिन होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आपकी पाइपलाइंस जा रही है यूक्रेन से और सडनली आप बोले कि मुझे $30 बिलियन दो, तभी मैं यहाँ से तेल जाने दूंगा, ठीक है? और मैं अमेरिका रहता तो भी मैं वही करता कि जर्मनी को अगर एक पूरी एक्सक्लूसिव पाइपलाइन जर्मनी के साथ अगर ये हो जाए तो ऑब्वियसली वो नाटो छोड़ के उस तरफ चला जाएगा धीरे धीरे। तो सर सवाल ऐसे में ये बनता है कि अगर सब सही है, अमेरिका भी अपने जगह पे, रूस भी अपने जगह पे, तो यूक्रेन किस गुनाह की सजा भुगत रहा है? ये मानवता के ऊपर जो ये खतरा है और ये जो बम देखिए, ये मॉरल क्वेश्चंस हमारा समझाने का काम नहीं है। हम एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, हम आपको जो स्थिति है वो बताएंगे। आपका जो मॉरल क्वेश्चंस है वो किसी और से आप पूछ लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मैं अपने देश के लोगों को सिर्फ ये नाराजगी क्यों, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि अगर सब सही है तो ये युद्ध की तस्वीरें देखकर जो लोग हिल जा रहे हैं, वो कांप जा रहे हैं। I am not concerned about the morality of the war. I am not concerned about the morality of the war. I am as an analyst, I am only telling you कि actual reason क्या है। अगर देश के हमारे लोग कारण ही नहीं जानेंगे तो आप अपने नैतिकता पर आप कारण तो हम बता रहे हैं ना दर्शकों को। सर आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मेरा काम नहीं है। राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सर सब अगर अपने जगह सच है तो क्या इस मानवता पे आए खतरे को इस तरीके से छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये युद्ध सही हो रहा है, ये बम गोले दागे जा रहे हैं तो ठीक हो रहा है, होने दिया जाए? नहीं, देखिए, ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं वो यही है जो पुतिन ने क्या सोचा होगा, और उसने यही सोचा होगा जो 2-3-4 दिन में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक तो वहां पर वो सत्ता परिवर्तन कर लेगा और दूसरा उसका जो अपना कद है, उसका अपना जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु ये जब सब जो हुआ है वो उसकी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूं जो वो उसने ओवर रीच किया है इस बारी, और जो वो शायद वो सोच भी नहीं सकता था, जो पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी देश हैं, उनको वो कैसे एकदम यूनाइट कर लेगा, उसका जो एक्शन है। और ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है पुतिन के यहाँ पर आने का। तो 2-3 चीजें जो उसने सोची थी जो मैं इसको अचीव कर लूंगा, वो अचीव करने में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। और इसीलिए हम देख रहे हैं जो सर, तो जब उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है, बीच में कुछ और ही हो गया, तो अब क्या होने के आसार हैं? मतलब ये कहीं तो सिलसिला जाके खत्म हो, कहीं तो इसका अंतिम पड़ाव हो। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका अंतिम पड़ाव होगा। और यही जो हम बात कर रहे हैं, जो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अगले 48 घंटे बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि यही हम देख रहे हैं जो रूस ने कहा, जो अब ठीक है 3-4 दिन में नहीं हुआ तो एक प्रिपोंडरेंस, ओवर पावरिंग फोर्स यहां पर लाया जाए। और वही आपने दिखाया है, 40 मील लंबी कतार है जिसमें कि सभी ये टैंक और एपीसी और ये सब वो जा रहे हैं, और ये पूरे तरीके से अपना बल का प्रयोग करेगा पुतिन यहां पर कीव पर, क्योंकि कीव उसके अलावा और सब चीज के अलावा ये इसका एक साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है। जो अगर मतलब आपकी राजधानी ढह गई, आपकी राजधानी परास्त हो गई, अगर राजधानी शत्रु के उसमें चली गई, तो मतलब है जो आप फिर और कोई रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। और फिर वहां से जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके और जो साथी हैं
वो ये कहते रहे हैं जो हम यहीं पर डटे रहेंगे, तो उनको वहां से कहीं ना कहीं तो और जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने राजधानी छोड़ दी है तो मतलब है उनका जो कंट्रोल है, बिल्कुल सर, आपने साफ कर दी कि राजधानी क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं से तख्ता पलट करने की कोशिश। सुरेंद्र कुमार पूर्व राजनयिक, सर मुझे आपसे यही पहलू समझना है कि अगला 48 घंटा बहुत निर्णायक भूमिका में तो है, लेकिन जब यही रूस को करना था तो ये बातचीत के टेबल पे आने की ये कोशिश, और फिर वहां से क्या शर्तें पहले मनवाने की कोशिश की गई कि अगर ये मान जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्लानिंग तो हमारे पास है कि हमें किस तरीके से दहलाना है पूरे यूक्रेन को काबू में करने के लिए। देखिए T20 मैच नहीं है, 5 डे का टेस्ट मैच है, अभी बहुत कुछ आगे होगा। 48 आवर्स में ये ठीक है। अभी देखिए उनकी सारे देश को यूनाइट करके लड़ने के लिए जो ताकत दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? उनको राष्ट्रपति दे रहे हैं। अब 48 घंटे में उनको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, कुछ कर देते हैं तो समझ डिमोरलाइज हो जाएगा। ये करने की कोशिश हो सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों का उद्देश्य अलग है। रूस इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेगा और यूक्रेन के लीडर चाहेंगे जितना भी लंबा खिंचता जाएगा, रूस के खिलाफ विश्व ओपिनियन बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है, उनके देश के अंदर भी वो खड़ा होता है। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखिए, वहां की रूबल का 30% जो है डिवैल्यूएशन हो रहा है। आप देखेंगे वहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े सामान खरीदने के लिए, एटीएम से अपना क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते। इसी हालात को देखकर हम बता भी रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, ये तस्वीरें लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त खार्किव से लेकर कीव तक, और क्यों अगला 24 घंटा बहुत मायने रखता है, अगला 48 घंटा बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो धमाकों की गूंज है वो पहले की तुलना में और ज्यादा तेज हो जानी है। ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने, हवाई हमले, मिसाइलें दागी जाएंगी, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, बड़ी तस्वीर बता रहे हैं, और इस वक्त हम सबसे दुनिया की बड़ी खबर बता रहे हैं।